हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं एकाकोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो एकाकोशिकीय जीव होती है और जो बहुकोशिकीय जीव होती है वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होती है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो कौन कौन सा होता है, उसी को दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एकाकोशिकीय जीव का, तो दोस्तों आप एकाकोशिकीय जीव के नाम से ही समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एकाकोशिकीय जीव, तो दोस्तों एकाकोशिकीय जीव में जो आप एकाकोशिकीय देख रहे हैं ना, आप नाम से ही समझ सकते हैं। जो आप एकाकोशिकीय देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा जीव जिसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, वही जीव कहीं ना कहीं एकाकोशिकीय जीव कहलाता है। मैंने क्या बताया? एक ऐसा जीव जिसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, तो वही जीव एकाकोशिकीय जीव कहलाता है। देखिए दोस्तों, चाहे वो जीव आपका एकाकोशिकीय हो और चाहे वो जीव आपका बहुकोशिकीय हो, इनका जो निर्माण होता है वो दोस्तों कोशिकाओं की सहायता से ही होता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी जीव के शरीर के निर्माण का जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक जो इकाई होता है वो दोस्तों कोशिका ही होता है, जो कि किसी जीव के शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो चाहे वो जीव आपका एकाकोशिकीय हो और चाहे वो जीव आपका बहुकोशिकीय हो, उसके निर्माण के लिए जो दोस्तों आवश्यक घटक होता है वो कहीं ना कहीं आपका कोशिका होता है। लेकिन अगर हम बात करें कोशिका के स्वरूप का, तो कोशिका के स्वरूप के आधार पर जीवों का दोस्तों जो विभाग है वो बढ़ जाता है दो भागों में, जिसमें पहला आता है एकाकोशिकीय जीव के रूप में और दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीव के रूप में। तो आपने अभी जाना कि जो भी जीव अपने एक ही प्रकार के कोशिकाओं के स्वरूप को प्रकट करता है, अर्थात जिन जीवों का शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी जीव को हम लोग एकाकोशिकीय जीव बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें बहुकोशिकीय जीव, देखिए बहु का मतलब होता है एक से अधिक। बहु का मतलब क्या होता है? एक से अधिक है। और कोशिकीय का मतलब होता है कोशिका। यानी इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो भी जीव अपने एक से अधिक कोशिकाओं के स्वरूप को प्रकट करेगा, यानी जिस किसी भी जीव के शरीर का जो निर्माण है वो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने के फलस्वरूप होता है, तो वही जीव कहीं ना कहीं आपके बहुकोशिकीय जीव के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पर दोस्तों ये समझ सकते हैं कि जो एकाकोशिकीय जीव होता है इसमें केवल और केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। अगर किसी जीव में एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित हो जाएंगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो जीव होगा आपका वो कहलाएगा बहुकोशिकीय जीव। तो आपने इतना जाना कि एकाकोशिकीय जीवों का जो निर्माण होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है, और बहुकोशिकीय जीव का जो निर्माण होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने के फलस्वरूप होता है। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी आकृति का, हालांकि हमने इसमें आकृति बिल्कुल भी दोस्तों नहीं लिखवाया है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि एकाकोशिकीय जीव की जो आकृति होती है, इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो एकाकोशिकीय जीव होते हैं उनका जो आकार होता है वो दोस्तों अनियमित होता है, अनिश्चित होता है। वो दोस्तों बिल्कुल भी अपने निश्चित आकार के स्वरूप को प्रकट नहीं करते। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके एकाकोशिकीय जीव में आपका अमीबा आता है, आपका पैरामीशियम आता है, आपका ईस्ट आता है, शैवाल आता है, आपके दोस्तों जीवाणु आते हैं। तो इन सारे दोस्तों जो आप सूक्ष्म जीवों को देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो जीव होते हैं इनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है, इसलिए इन जीवों को दोस्तों एकाकोशिकीय जीव कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों इनके शरीर का, तो अगर आप इनके शरीर की बनावट को देखिएगा तो इनका दोस्तों जो बनावट होता है वो रहता है अनियमित। यानी कि आप दोस्तों अगर उसी जीव को अगर आप ऐसा देखिएगा, ऐसा जैसे कि मान चलते हैं अमीबा है, अगर उसको आप ऐसा देखिएगा तो कुछ समय पश्चात वो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है। यानी इसकी जो आकृति है वो दोस्तों बदलती रहती है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं रहती। लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव का, तो बहुकोशिकीय जीवों के आकार यानी जो इनकी आकृति होती है वो दोस्तों निश्चित होती है, वो बिल्कुल भी बदलती नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका दोस्तों, जैसे कि आपका चूहा हो जाएगा,
आपका मेढक हो जाएगा, आपका सांप हो जाएगा, आपका दोस्तों जितने सारे जंतु हैं जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, यहाँ तक कि स्वयं दोस्तों हम लोग भी क्या है तो बहुकोशिकीय जीव ही हैं, क्योंकि हम लोग के शरीर का जो निर्माण हुआ है वो दोस्तों केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों के शरीर का जो निर्माण हुआ है वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मिलने के फलस्वरूप हुआ है। इसलिए दोस्तों हम लोग जो जीव होंगे वो किस श्रेणी में आएंगे तो बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आएंगे। अगर हम बात करें अपने आकार का तो दोस्तों हमारा जो आकार है वो क्या बदलता है, यानी कि अभी आपका जो मुड़ी है वो ऊपर है तो क्या कुछ समय पश्चात जो आपका मुड़िया है वो पेटवा पास आ जाता है। अभी आपका जो हाथ है वो कंधे के पास है तो क्या उसके बाद जो आपका दोनों हाथवा है वो कनवा के पास आ जाता है। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम बहुकोशिकीय जीवों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, वो फिक्स होता है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसके दूसरे जो अंतर है उसका, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि बताया जा रहा है एककोशिकीय एवं सरल जीवों में। देखिए एककोशिकीय जीवों को ही सरल जीव कहा जाता है, क्योंकि ये जीव केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए ऐसे जीवों को सरल जीव कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं उनकी जो संरचना होती है वो दोस्तों जटिल होती है। तो बहुकोशिकीय जीवों का संरचना काफी दोस्तों अलग अलग कोशिकाओं के मिलने के फलस्वरूप होने के कारण इन्हें दोस्तों जटिल जीव के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ये समझ के रखना कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो जटिल जीव होते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है एककोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते हैं। खास अंग कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग के लिए ईश्वर ने खास अंग दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, बोलने के लिए मुख दिया है, चबाने के लिए दांत दिया है, स्वाद के लिए जीभ दिया है, और दोस्तों भोजन को अंदर ले जाने के लिए हमें गला के साथ ग्रास नली दिया है जो कि हमें आमाशय तक क्या करता है वो पहुंचाता है। तो ये सारे दोस्तों जो आपने अंगों को देखा ये आपके शरीर के खास यानी कि विशिष्ट अंग है जो कि क्या करते हैं वो दोस्तों किसी न किसी रूप में वो कार्य करते हैं, जिस कार्य के लिए बने हुए हैं उसी कार्य का ये संपादन करते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी गुण एककोशिकीय जीवों में देखा नहीं जाता। एककोशिकीय जीवों में दोस्तों जो अंग होते हैं वो बिल्कुल भी खास नहीं होते हैं। एककोशिकीय जीवों में जो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वही कोशिकाएं क्या करती हैं कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करती हैं, वही कोशिकाएं क्या करती हैं कि गैसों का आदान प्रदान करती हैं, और उन्हीं कोशिकाओं से जब दोस्तों खाद्य पदार्थों का पाचन हो जाता है और पाचन के फल स्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो उनका निष्कासन दोस्तों हो जाता है। यानी इसके लिए कोई अलग से इसमें अंग बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होते हैं। किनमें? तो एककोशिकीय जीवों में। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय जीवों में देखें तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अभी आप लोग को बताया कि बहुकोशिकीय जीवों के लिए खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। तो परिवहन तंत्र करने का मतलब कि अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो दोस्तों आपके ऑक्सीजन को आपके शरीर में ले जाने का जो काम करता है अंग वो कौन करता है वो नाक करता है। तो दोस्तों ये केवल नाक ही के लिए आपका ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बल्कि आपके इस शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो जब आपके नाक के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर दोस्तों आपके जो परिवहन तंत्र होते हैं उस परिवहन तंत्र की सहायता से जो ऑक्सीजन होता है वो आपके शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता है, जिसके कारण दोस्तों आपके शरीर के किसी अंगों में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है उसकी बिल्कुल भी दोस्तों कमी नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों परिवहन तंत्र होते हैं जिससे खाद्य पदार्थों एवं गैसों का बिल्कुल अच्छी तरीके से संपादन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके तीसरे अंतर का तो इसमें बताया जा रहा है इन जीवों का शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। यानी दोस्तों जो एककोशिकीय जीव होते हैं ये अपने पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। तो देखिए जब इन जीवों का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो एक ही प्रकार की ये कोशिकाएं हैं वो पर्यावरण के संपर्क में रह सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों का तो दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में जो आने वाली समस्त कुल जितनी सारी विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी
पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं। यानी कि आपके बहुकोशिकीय जीवों में कुछ जो कोशिकाएं होती हैं वो तो दोस्तों पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो बिल्कुल भी पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। तो आप समझ सकते हैं इन जीवों का शरीर बृहत, बृहत मतलब बड़ा। अब देखिए मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों जो आपके एकाकोशिकीय जीव होते हैं वो अपने आकार में दोस्तों सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, नगण्य होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों का तो इनका जो आकार होता है वह एकाकोशिकीय जीवों की तुलना में बड़ा होता है, बृहत होता है, विशाल होता है। तो देख सकते हैं कि जब बहुकोशिकीय जीवों का आकार बड़ा होता है, विशाल होता है, काफी बृहत होता है, तो उस स्थिति में इन जीवों की कोशिकाओं का पर्यावरण के सीधे संपर्क में होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं रह पाता, यानी बिल्कुल भी संभव नहीं रह पाता। इसीलिए जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके दोस्तों जो कोशिकाएं होते हैं, यानी बोल सकते हैं उनका जो शरीर होता है वो सीधे संपर्क में नहीं रह पाता है। किसके? तो पर्यावरण के। ठीक है, आगे देख सकते हैं चौथा नंबर में बताया जा रहा है एकाकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण दोस्तों एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसके कारण एकाकोशिकीय जीवों का उत्सर्जन किया जाता है, और इसी विसरण क्रिया के कारण आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फिर आपके दोस्तों गैसों का जो आदान प्रदान होता है, और साथ ही और भी जो एकाकोशिकीय जीवों के लिए प्रयुक्त जो दोस्तों कार्य होते हैं वो सारा चीज विसरण क्रिया द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बहुकोशिकीय जीवों में भी सारी क्रियाएं विसरण क्रिया द्वारा संभव हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के जो अंग होते हैं दोस्तों वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जो आँख होते हैं वो दोस्तों देखने के लिए बनाए गए हैं, जो आपका कान होता है वो दोस्तों सुनने के लिए बनाया गया है, जो आपका जिह्वा होता है वो दोस्तों भोजन के स्वाद के लिए बनाया गया है। दांत में अगर देखें तो दोस्तों जो दांत होता है काटने के लिए अलग बनाए गए हैं, चबाने के लिए अलग बनाए गए हैं, और साथ ही पीसने के लिए भी अलग बनाए गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भोजन के पहुंचाने का कार्य, तो दोस्तों भोजन के पहुंचाने का जो कार्य वो कौन सा करता है? तो वो ग्रास नली करता है। पचाने का कौन करता है? तो आपका आमाशय करता है। भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने का जो कार्य है वो कौन करता है? तो दोस्तों वो आपका लार ग्रंथि करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन जीवों में हर एक कार्य के लिए दोस्तों अलग अलग अंग प्रयुक्त होते हैं, और ये दोस्तों जो अंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो दोस्तों निर्भर करता है जीवों के वातावरण के स्वरूप पर। यानी कि जो जीव अपने जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण के अनुसार जो ईश्वर है उसके शरीर का ढांचा तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले ले ऊंट को, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ऊंट होते हैं वो रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस ऊंट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो दोस्तों जो ऊंट की संरचना होती है वो रेगिस्तान वातावरण के अनुरूप ही होती है, क्योंकि रेगिस्तान में काफी पानी की कमी होती है। इसीलिए दोस्तों अगर ऊंट हफ्तों भर भी अगर पानी नहीं पिएगा तो उसको दोस्तों बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर दोस्तों अगर कोई मान के चलते हैं शेर हो जाए, बाघ हो जाए, चीता हो जाए, या दोस्तों इंसान हो जाए, अगर सोच लीजिएगा कि वो हफ्तों भर बिना पानी पिए जीवित रह जाए तो ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, वो मर सकता है। जबकि ऊंट के लिए संभव है। आपके रेत वाले जो दोस्तों क्षेत्र है, बालू वाले क्षेत्र, उसमें जब आप चलोगे तो आपका पैर होगा वो दोस्तों बालू में धंस जाएंगे, यानी आप बिल्कुल भी दोस्तों उसमें अच्छी तरीके से चल नहीं पाइएगा। जबकि जो ऊंट होता है वो बिल्कुल सरलता पूर्वक उस बालू वाले क्षेत्रों में चल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर होते हैं काफी गद्देदार होते हैं, और वो दोस्तों बिल्कुल भी अंदर अगर धंसते भी है तो आसानी से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इनके आंखों के जो भौं होते हैं ऊँटों के वो काफी लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि जब कभी अगर आंधी बहती है रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में तो उन आंधियों के फलस्वरूप जो बालू के जो कण होते हैं वो ऊँट के जब आंखों में पहुंचते हैं तो उनके आंखों में पहुंचने से पहले ये जो पलकें होते हैं वो क्या करती है? वो दोस्तों उन कणों को रोकती है। तो देख सकते हैं खुद समझने वाली बात है भाई कि जो ऊंट की जो संरचना है उसके वातावरण के अनुकूल ही बनाई गई है। अगर शेर को दोस्तों अगर हम देखें तो देख सकते हैं शेर को ईश्वर ने कैसा बनाया? तो दोस्तों शेर को ईश्वर ने जाना है कि ये जो शेर है वो काफी कि विशाल जानवर होता है और काफी शक्तिशाली होता है, तो इसीलिए शेर को यहाँ पर बाल दिया गया है, काफी वो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, और साथ ही साथ दोस्तों ये उसकी प्रजाति का एक पहचान होता है कि हाँ ये शेर है।
हैं, उसके लंबे लंबे नाखून होते हैं, जो कि दोस्तों क्या करता है कि अपने जो शिकार होते हैं उसको चीरने के लिए यह प्रयुक्त करता है, जिससे कि शिकार को आसानी से वो चीर सके। ये चाकू तो लिया नहीं है, जैसे कि हम लोग कोई अगर मीट मसाला अगर कुछ भी अगर लेकर आते हैं तो उसको क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं। तो हम चाकू हम अपनी उपयोगिता के अनुसार बनाए हैं, अपने उपयोग के अनुसार बनाए हैं, लेकिन जानवर तो नहीं बना सकता। तो जानवरों के लिए पहले से ही ईश्वर ने क्या किया है, उसके आवश्यकता के अनुसार और उसके वातावरण के अनुसार वो बनाकर दे दिया है, जिससे कि उसे दोस्तों कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर मछली की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो मछली होती है वो क्या करती है, वो दोस्तों गलफाड़ा से सांस लेती है। तो अगर हमें पानी में डुबो दिया जाए, बोला जाए कि तुम सांस लो, तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप उस पानी वाले वातावरण के लिए बिल्कुल भी दोस्तों अनुकूल नहीं है। तो यही चीज क्या होता है दोस्तों, अंतर के रूप में देखा जाता है। बायोलॉजी जो है आपका वो बहुत ही दोस्तों आपका बेस्ट चैप्टर है, यानी बेस्ट दोस्तों आपका ये बुक है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आपको इंटरेस्टेड भी लगेगी। ठीक है, देखिए आप लोग हो सकता है दोस्तों समझ पाए होंगे कि हमने जो बताया वो क्या बताया। ठीक है, देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है, ये जीव देखिए एककोषीय जीवों में उत्सर्जन, इतना समझ गए आप लोग। इसमें बताया जा रहा है ये जीव प्राकृतिक में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए अपघटक क्या होता है, देखिए जो भी दोस्तों आपके जीव जंतु होते हैं जो प्राकृतिक में किसी कारणवश मर जाते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं चूहा हो गया, खरगोश हो गया, कोई गाय हो गया, भैंस हो गया, तो उसे लोग क्या करते हैं, उसे लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं। अगर कोई पालतू जानवर होगा तो लोग क्या करते हैं, उसे मिट्टी में दफना देते हैं। लेकिन अगर कोई जंतु या जानवर पालतू नहीं रहता है तो वो तो दोस्तों क्या होता है, इधर उधर फेंका जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इन जीवों पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोस्तों इनको अपघटित करते हैं, यानी इसको सड़ाते हैं, इसको गलाते हैं और सड़ा गलाकर इनके जटिल शरीर को मूल तत्वों में बदल देते हैं, यानी सरल अवयवों में बदल देते हैं। और ये जो इनके सरल अवयव होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों कि पुनः से जाकर मिट्टी में मिल जाता है। और जब मिट्टी में मिल जाता है तो फिर इस मिट्टी की सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो इन तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये जो पुनः चक्रण है वो निरंतर इस प्राकृतिक में होते रहता है, जिसके कारण आपका जो प्राकृतिक है, आपका जो वातावरण है वो दोस्तों संतुलित और समृद्ध रह पाता है। तो जो सूक्ष्म जीव का मैंने यहाँ पर नाम लिया है वो दोस्तों हमने लिया है छोटे आकार वाले जीवों के लिए, और जो एककोषीय जो जीव होते हैं वो भी दोस्तों छोटे आकार वाले ही होते हैं, ये बिल्कुल भी दोस्तों बड़े आकार वाले नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी दोस्तों प्राकृतिक में किसी भी अगर जैसे कि मान के चलते हैं सड़ा गला पतई हो जाए या दोस्तों कोई आपका मरा हुआ जीव जंतु हो जाए, अगर उसके सड़ाने या गलाने का कोई काम करता है तो वो करता है कौन, तो एककोषीय जीव। इसीलिए इन एककोषीय जीवों को अपघटक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप उस जटिल पदार्थों को, मृत जो जीव जंतु होते हैं उनके जटिल जो दोस्तों अवयव होते हैं उसे सरल अवयवों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जबकि बहुकोषीय जीवों में ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। बहुकोषीय जीवों में क्या होता है, ये बताया जा रहा है इसमें, ये जीव प्राकृतिक को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं। प्राकृतिक को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं, मतलब जैसे कि इंसान को छोड़ दीजिए, इंसान को, ठीक है, इंसान को हटाकर, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर वो केवल और केवल दोस्तों इस प्रकृति का दोहन ही किया है। बिल्कुल भी दोस्तों इसने प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी कोई भी अच्छा चीज नहीं सोचा है कि आने वाली समय में, आने वाले भविष्य में जो हमारी प्राकृतिक होगी वो किस दोस्तों संकट से वो उलझेगी, किस वो संकट से वो दोस्तों उझरा जाएगी, वो दोस्तों बिल्कुल भी हमारा जो मनुष्य जाति है वो सोच नहीं पाया है। अगर मनुष्य जाति के अलावे अगर अन्य बहुकोषीय जीवों की बात की जाए तो ये दोस्तों क्या करते हैं कि आपके प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पेड़ पौधों का, जो बड़े बड़े आकार वाले जो पेड़ पौधे होते हैं जिनका दोस्तों जो स्वरूप होता है, जो उनका आकार होता है काफी बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो निर्माण होता है वो एक ही प्रकार के घटकों से नहीं होता है। ठीक ना, तो दोस्तों इनमें भी जो घटक आते हैं या जो सेलुलोज आते हैं वो दोस्तों अलग अलग प्रकार के आते हैं, भिन्न प्रकार के आते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप वो दोस्तों क्या करते हैं कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस प्रकृति को क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को क्या करता है कि इस प्राकृतिक में उपस्थित जो जंतु जगत होते हैं, जैसे कि आपके शेर, बाघ, आपके बिल्ली, फिर मनुष्य, ये सब क्या करते हैं, मतलब जिन जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो क्या करता है कि वातावरण से पेड़ पौधे द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता
करता है। जब वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है तो फिर दोस्तों जब वो ग्रहण कर अपने शरीर में उसको दोस्तों लेता है तो उस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों कांटेक्ट हो जाता है किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जब यह श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जब सांस छोड़ता है तो फिर दोस्तों सांस छोड़ने के प्रक्रम में आपका जो गैस निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो निकलता है CO2 के रूप में। अब ये जो CO2 की जो आवश्यकता होती है वो किसको होती है, तो दोस्तों होती है आपके पादप जगत को। तो फिर ये जो पादप जगत है वो क्या करता है कि CO2 को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से आपके इस वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो ऑक्सीजन होता है इन दोनों का जो दोस्तों संतुलन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नियमित रूप से वो बना रहता है। इसीलिए जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में कार्य करते हैं। अब दोस्तों जो बड़ी मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं कि छोटी छोटी मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं, जिससे कि समुद्र में बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में मछलियों को जो प्रसार है वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाता। अगर हम बात करें दोस्तों आपके समुद्र या नदी तालाबों में जो मनुष्य द्वारा जो गंदगी फैलाया जा रहा है उसकी, तो इन गंदगी को दूर करने में सबसे जो मेन कार्य है वो किसका होता है, तो होता है मछलियों का। क्योंकि नदियों में उपस्थित जो मछली होते हैं वो क्या करते हैं कि इन अपशिष्ट पदार्थों को खाकर जल को शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपकी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, वो आपके संतुलन के रूप में आ रही है। लेकिन दोस्तों आप ही बताओ कि हमारे प्राकृतिक में उपस्थित जो जीव होते हैं वो क्या कर रहा है कि वो इस प्रकृति को साफ और समृद्ध बनाने का कार्य कर रहा है, जबकि हम लोग उसके अपेक्षा 10 गुना नहीं लाखों गुना में हम इस प्रकृति को अशुद्ध और प्रदूषित बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों में कौन जीतेगा, तो इन दोनों में हम ही ना जीतेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने इस प्रकृति को बिल्कुल अच्छी तरीके से बचा कर रखें, इसको समृद्ध रखें, इसको स्वस्थाएं रखें। हमारा जब प्राकृतिक दोस्तों संतुलन में रहेगा वो दोस्तों प्रदूषित रहित रहेगा, तभी क्या हो सकता है हमारा आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बताया जाता है जल बचाइए, ऊर्जा बचाइए, आपके जो ईंधन होता है उसे बचाइए, पेड़ बचाइए, क्योंकि दोस्तों आने वाली पीढ़ी के लिए ये काम करेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं सारा चीज खत्म हो चुका है। इसमें बताया जा रहा है ये जीव अपना प्रजनन अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब जो अकेले ही क्या करे पैदा कर दे। ठीक है, जो अकेले पैदा कर दे उसको बोलते हैं अलैंगिक। आज जिसको पैदा करने के लिए 2 जीव की आवश्यकता होती है, मतलब 2 लोगों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम लोग लैंगिक। तो अगर हम बात करें एकाकोशिकीय जीव का, तो एकाकोशिकीय जो जीव है वो क्या करते हैं कि वो अकेले ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, उन्हें दूसरे जीव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसा दोस्तों हम लोगों में नहीं होता। हम लोगों को अगर संतान की उत्पत्ति करना हो तो एक के लिए एक जोड़ा और चाहिए, वो भी का, वो भी मतलब कि एक ही जाति वाला ना, भिन्न जाति वाला। भिन्न जाति मतलब कुम्हार है और कहार है और ये सब नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो मानव जाति होता है ना ह्यूमन वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप लड़का है तो एक चाहिए क्या चीज, लड़की, यानी ये पुरुष है तो एक चाहिए स्त्री। ठीक है, इस तरीके से तो देख सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं जब वो अलैंगिक प्रजनन के तरीके से जब वो अपना प्रजनन करते हैं तो ये जो प्रजनन है वो करते हैं किस तरीके से, विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, इस तरीके से क्या करते हैं इन विधियों द्वारा वो अपना प्रजनन करते हैं, जो कि सारा का सारा आपका अलैंगिक प्रजनन के रूप में ही आता है। ठीक, अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव का, तो दोस्तों जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं और लैंगिक जनन भी कर सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो बहुकोशिकीय जीव है वो केवल और केवल लैंगिक जनन ही करेंगे। ठीक है, यानी कि इनमें कुछ मतलब कि बहुकोशिकीय जीव में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप भी अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं, और बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने के लिए लैंगिक प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों जीवों के अवधि का, जीने की अवधि का, तो दोस्तों देखिए जब आपका एकाकोशिकीय जीव सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो जीवन काल होगा वो बहुकोशिकीय जीवों की तुलना में काफी कम होगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये बहुत दोस्तों कम समय में मर जाएंगे। ठीक है, यानी इनका जो जीवन काल होता है वह बहुकोशिकीय जीवों की तुलना में बहुत ही कम होता है, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनका जो जीवन काल होता है वो एकाकोशिकीय जीवों की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम बात करें गुणन के दर का, तो दोस्तों जो एकाकोशिकीय जीव होते हैं इनकी जो गुणन दर होती है वो काफी अधिक
होती है और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनका जो गुणन दर होता है वो एककोशिकीय जीवों की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये सरल जीव होते हैं, वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए सरल जीव होते हैं, इसीलिए इनका जो गुणन दर होता है वो कम होता है। जबकि जो आपका बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये दोस्तों बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका जो गुणन दर होता है वो दोस्तों कम होता है। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैंने तो बताना आप लोग के लिए भूल ही गया, और वो है पोषण। अगर कोई आपसे पूछे कि जो एककोशिकीय जीव है इनमें पोषण किस विधि से होता है और जो बहुकोशिकीय जीव है इनमें पोषण किस विधि से होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जो इसका अगला वीडियो होगा वो आपके पोषण से ही संबंधित होगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो दोस्तों आपके पोषण की विधियां होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आता है आपका स्व पोषण और दूसरा आता है आपका पर पोषण। स्व पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी वो दोस्तों किसी भी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, वो स्वयं अपने भोजन को संश्लेषित करता है। अगर हम बात करें पर पोषण का, तो इसमें दोस्तों जो जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों से वो दोस्तों प्राप्त करता है, इसीलिए हम लोग उसके पोषण को पर पोषण बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बात करेगा एककोशिकीय जीव के पोषण का, तो दोस्तों इसमें पोषण की जो विधि होगी वो प्रयुक्त होती है पर पोषण की, क्योंकि जो एककोशिकीय जीव होते हैं वो कभी भी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसमें केवल और केवल जो पोषण की विधि होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी पर पोषण। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव का, तो दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में जो दोस्तों आपका पोषण होगा वो दोनों ही प्रकार के आएगा, जिसमें आपका पहला है कौन, तो स्व पोषण, और दूसरा है कौन, तो पर पोषण। स्व पोषण आता है किसके लिए, तो पेड़ पौधों के लिए यानी पादप जगत के लिए, और जो पर पोषण है वो किसके लिए आता है, तो दोस्तों जंतु जगत के लिए यानी कि जंतुओं के लिए। तो आप लोग ये समझ कर रखना कि बहुकोशिकीय जीवों में जो पोषण की जो विधियां होती हैं वो दोनों ही प्रयुक्त की जाती है। कौन कौन, तो स्व पोषण और पर पोषण। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।